ये कहानी है एक पिता और उनके 3 बेटों की, शंकर दयाल की। शंकर दयाल पेशे से तो एक वकील थे जो सरकारी मुलाजिम नहीं थे, परंतु बुद्धि के तेज व्यक्ति थे, इसीलिए अच्छा खासा कमा लिया करते थे। उम्र ज़्यादा हो चुकी थी, इस कारण अब वकालत छोड़ दी थी और अधिकतर समय घर पर ही व्यतीत करते थे। खाली वक्त में अखबार पढ़ना और जब कभी भी उससे भी मन की हताश दूर न हो तो अपने बड़े बेटे मोहन को बुरा भला कहना, यही थी शंकर दयाल की दिनचर्या। बड़ा बेटा मोहन भी उनकी बातों को दिल पर नहीं लिया करता था, बस उनकी आदत है यही सोचकर बर्दाश्त कर लेता था। शंकर दयाल का घर पूरी तरह से सुख संपन्न था, क्योंकि 2 छोटे बेटे सोहन रोहन सरकारी नौकरी पर थे। एक डॉक्टर तो दूसरा पुलिस में था, जिससे महीने में अच्छी खासी रकम घर आ जाती थी। इतना रुपए पाकर शंकर दयाल का दिल खुशी से झूम उठता था, परंतु जैसे ही उसकी नज़र मोहन पर पड़ती वैसे ही उसकी हंसी गुम हो जाती थी और वह अपने अनपढ़ बेटे को कोसने लगता था, क्योंकि वह चाहता था कि मोहन भी अपने भाइयों की तरह पढ़ लिखकर सरकारी नौकरी करे। परंतु शंकर दयाल के अथक प्रयास से भी मोहन का पढ़ाई में मन कभी नहीं लगा। अब तो आलम यह था कि हर रोज मोहन को गाली देना और घर का सारा काम मोहन से ही करवाना, यह सब शंकर दयाल की आदतों में शुमार हो चुका था। जब कभी भी कोई व्यक्ति अपने बेटे की नौकरी लगने की खबर शंकर दयाल को सुनाता तो शंकर दयाल का गुस्सा मोहन पर 2 गुना फूटता था। मोहन की अब यह दिनचर्या बन चुकी थी, खेत से चारा काटकर लाना और मशीन से काटकर जानवरों को डालना और घर का खाना भी बनाना, शाम को शंकर दयाल के पैर दबाना। इतना सब करने के बावजूद भी इनाम में उसे गालियां ही मिलती थी। फिर भी उसके मुंह से कभी भी शंकर दयाल के खिलाफ एक शब्द नहीं निकलता। जब कभी भी वो ज़्यादा उदास हो जाता तो अपनी माँ की फोटो को गले लगाकर बहुत रोता, जो 2 साल पहले ही गुजर चुकी थी। एक दिन शंकर दयाल कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहा था, तभी शंभू एक मिठाई का डिब्बा लेकर वहां आया और शंकर दयाल को वह मिठाई का डिब्बा दे दिया। यह देखकर शंकर दयाल का चेहरा तिलमिला उठा, क्योंकि शंकर दयाल बहुत ही ईर्ष्यालु व्यक्ति था। किसी और की खुशी उससे बर्दाश्त नहीं होती थी, इसीलिए कोई भी व्यक्ति उसे अपनी खुशियों में शामिल नहीं करता था। शंकर दयाल ने अपने भौवें चढ़ाकर पूछा, क्या बात है शंभू, आज तुम मिठाई बांट रहे हो, आखिर इस खुशी का कारण क्या है? क्या कोई लॉटरी लग गई है? शंभू ने प्रति उत्तर में कहा, बात यह है भैया, आज मेरे बेटे की पुलिस में नौकरी लग गई है। शंकर दयाल ने शंभू को अचरज भरी निगाहों से देखते हुए पूछा, क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे बेटे की नौकरी लग गई? वही बेटा न जो 12वीं की क्लास में लुढ़कते लुढ़कते बचा है, आज वो पुलिस वाला बन गया। अरे हमें तो विश्वास ही नहीं होता कि उसकी भी नौकरी लग सकती है। शंभू ने नर्म भाव से कहा, हाँ भैया, उसी की नौकरी लग गई है, बस ऊपर वाले की ही कृपा है। आज मेरा बेटा पुलिस वाला बन गया है, इसीलिए हम लड्डू बांट रहे हैं। तब तक मोहन भी वहां आ चुका था। शंभू ने मोहन को देखकर डिब्बे में से एक लड्डू निकालकर मोहन को देते हुए कहा, बेटा, आज बड़ी खुशी की बात है, तुम्हारा दोस्त कबीर आज पुलिस वाला बन गया है। यह सुनकर मोहन खुशी से झूम उठा और खुश होकर शंभू से पूछा, क्या काका, सच में मेरा दोस्त पुलिस वाला बन गया है? तभी शंकर दयाल ने मोहन को घूर कर देखा तो मोहन छटपटाकर एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। शंकर दयाल ने आंखें गुरेज कर मोहन की तरफ देखते हुए कहा, देख ले, एक वो है जो पुलिस में लग गया और एक तू है जो भैंस चराता है। अरे कितनी बार तुझको समझाया है कि पढ़ ले, तूने मेरी हरगिज ना मानी। अरे तू तो इस धरती के लिए बोझ है। शंभू को यह देखकर मोहन पर तरस आ गया
उसने नर्म स्वर में शंकर दयाल से कहा, अरे भैया, क्यों बुरा भला कह रहे हो मोहन को? अरे उसका मन पढ़ाई में नहीं लगा तो नहीं लगा, इस तरह आप इसे बुरा भला कहते रहते हो। आप अगर मेरी मानो तो आप न मोहन की शादी करा दो। घर में बहू आएगी तो आपका भी ख्याल रखेगी और मोहन का भी ख्याल रखेगी। शंकर दयाल ने मोहन की तरफ देखा और फिर शंभू से कहा, अरे इस अभागे से कौन अपनी बेटी ब्याहेगा? अपनी बेटी की शादी करने से पहले वो अपनी बेटी को जहर ना दे दें? शंभू ने प्रति उत्तर में कहा, अरे क्यों नहीं, हमारे शाली की बिटिया है रज्जू, आप अगर राजी हो जाओ तो रिश्ते की बात चलाएं। शंकर दयाल ने शंभू की बात को नकारते हुए कहा, नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल अनपढ़ है और मैं इसी एक अनपढ़ को बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर पा रहा हूँ, उसे कैसे बर्दाश्त करूँगा? शंकर दयाल की एक एक बात मोहन को अंदर तक तोड़ रही थी। आज उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। आज उसने अपने जीवन को समाप्त करने का अंतिम निर्णय ले लिया था। आज उसने एक बड़ी सी रस्सी ले ली और चारा लेने के बहाने से घर से निकल गया और खेत पर खड़े नीम के पेड़ पर उसने फांसी लगा ली। जब रात अधिक हो गई और मोहन घर वापस नहीं लौटा तो शंकर दयाल ने आसपास के पड़ोसी से पता किया। पता करने पर पता चला कि वह खेत से चारा लेकर वापस ही नहीं आया था। अब शंकर दयाल खेत पर गया। वहाँ वही नीम के पेड़ की तरफ देखकर वह सन्न रह गया, क्योंकि नीम के पेड़ पर मोहन की लाश झूल रही थी। गांव के लोगों की भीड़ भी एकत्रित हो गई और वहीं उपस्थित लोगों ने मोहन की लाश को नीम के पेड़ से उतारा और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। परंतु इतना कुछ होने के बावजूद भी शंकर दयाल पर इसका ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह पहले की तरह ही अपनी ज़िंदगी जीने लगा। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया। अब उसके दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। जो बेटा डॉक्टर था उसकी पत्नी डॉक्टर, जो बेटा पुलिस में था उसकी पत्नी पुलिस वाली ही थी। समय के साथ साथ शंकर दयाल की उम्र काफ़ी ढल चुकी थी। उसके हाथ पैर उसका साथ नहीं देते थे। कोई भी काम करने पर शंकर दयाल की सांसें फूल जाती थी। बड़े बेटे ने शहर में एक अस्पताल खोल लिया और दोनों पति पत्नी शहर में ही रहने लगे। कुछ दिन बाद छोटे बेटे की भी पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई तो उसने अपनी पत्नी की भी पोस्टिंग उसी शहर में करवा ली। अब दोनों पति पत्नी दूसरे शहर जाने की तैयारी में जुट गए। तभी शंकर दयाल वहां आ गया और अपने छोटे बेटे रोहन से कहने लगा, बेटा, बड़े बेटे और बहू तो हमें छोड़कर चले गए। अब तुम लोग भी जा रहे हो, अब हम अकेले यहाँ कैसे रहेंगे? बेटा, ऐसा करो, हमें भी अपने साथ लेते चलो। रोहन ने प्रति उत्तर में कहा, बापू, आप जानते तो हैं शहर कितना महंगा है। अभी लोग खुद किराए पे रह रहे हैं और आपको कैसे रखेंगे? वैसे भी बापू, हमारे पास इतना बड़ा घर है, इसे किसके हवाले छोड़कर जाएंगे? शंकर दयाल ने निवेदन किया, बेटा, इतने बड़े घर में मैं अकेले कैसे रहूँगा? मैं क्या करूँगा? और मुझसे तो कुछ किया भी नहीं जाता है, मेरी देखभाल कौन करेगा? रोहन ने शंकर दयाल को समझाते हुए कहा, बापू, आप चिंता मत करो, मैं इस घर को बेचकर शहर में एक नया घर ले रहा हूँ। बस यहाँ ये घर बेचेंगे और वहाँ नया घर खरीद लेंगे। यही 2-4 दिन में सेठ इस घर को खरीदने आएगा। आप घर के कागजात पर साइन कर देना और सेठ से 3 लाख रुपए भी ले लेना और शहर चले आना। और वहाँ जब शहर पहुँच जाना तो ये रहा मेरा नंबर, हमें कॉल कर देना, मैं आपको लेने आ जाऊँगा। आप चिंता मत करो, बस 2-4 दिन की ही बात है। और फिर रोहन शंकर दयाल को अपने गले से लगाता है
और उसके पैर छूकर वहाँ से चला जाता है। आज इतने बड़े घर में शंकर दयाल अकेला हो गया था। जब उसे भूख लगी तो उसने रोटी बनाने के लिए आटा गूंदा। बूढ़े हाथों में इतनी जान कहाँ थी कि जो आटा भी सही से गूंदा जाए। आज उसे अपने बड़े बेटे मोहन की याद रह रहकर आ रही थी। यादों का सैलाब जब ज़्यादा हो गया तो उसे अपनी आंखों के सामने मोहन का अक्ष नजर आने लगा। मोहन का आटा गूंदना और रोटी बनाना, एक एक करके सभी दृश्य उसकी आंखों में तैरने लगे। उसकी बूढ़ी आंखों में आज आंसू छलक उठे और मन से एक ही आवाज़ निकल रही थी कि काश आज मेरा अनपढ़ बेटा ही होता, उसकी शादी होती और एक अनपढ़ बहू घर में आती। कम से कम वह अपने घर में हो रहती और खाना बनाती। मोहन मेरा घर का सारा काम करता और मैं पहले की तरह कुर्सी डालकर बैठकर अखबार पढ़ता। परंतु अब सपनों को देखने से क्या होने वाला था। जो कुछ उसने किया था वो आज उसके सामने था। और 2-4 दिन यूं ही गुजर गए और वो दिन भी आ गया जिस दिन सेठ ने रुपए देने के लिए कहा था। सेठ ने घर के कागज पर साइन करा लिया और शंकर दयाल को 3 लाख रुपए दे दिए। रुपए मिलते ही शंकर दयाल ने शहर जाने की तैयारी कर ली और शंकर दयाल ने रोहन को फ़ोन कर सब कुछ बता दिया कि वह बस स्टैंड पर उसका इंतज़ार करेगा। कहे मुताबिक शंकर दयाल वहां पहुंच गया और बैठकर रोहन का इंतज़ार करने लगा। तभी वहां रोहन आ गया और शंकर दयाल के पास आकर बोला, बापू आप पैसे लाए हो ना, मुझे दे दो। वो जो मैंने घर खरीदा है उसका मालिक अभी रुपए मांग रहा है। अगर मैंने अभी पैसे नहीं दिए तो वो अपना घर किसी और को बेच देगा। शंकर दयाल ने रुपयों का बैग झटपट से रोहन को दे दिया। रोहन ने रुपए लेकर शंकर दयाल से कहा, बापू आप यहीं बैठो, मैं सेठ को अभी रुपए देकर आता हूँ। और रोहन अपने बापू को वहीं बिठाकर रुपए लेकर वहाँ से चला गया और शंकर दयाल वहीं बैठकर उसका इंतज़ार करने लगा। समय धीरे धीरे काफ़ी बीत चुका था, परंतु रोहन अभी तक वापस नहीं आया था। शाम होने को थी। शंकर दयाल बहुत ही चिंतित था कि रोहन अभी तक नहीं आया। उससे रहा नहीं गया तो उसने एक राहगीर से वही फ़ोन नंबर लगवाया जो उसने रोहन ने दिया था, परंतु फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। अब शंकर दयाल की चिंता और भी अधिक बढ़ चुकी थी। वह हताश बैठा हुआ था कि तभी उसे एक मोटरसाइकिल आते हुए दिखाई दी जिस पर रोहन बैठा हुआ था। वह दूर से ही रोहन को आवाज़ देने लगा, परंतु रोहन शंकर दयाल को पास से देखते हुए निकल गया। आज रोहन ने उसे बहुत बड़ा धोखा दे दिया था जिसकी उम्मीद शंकर दयाल को बिल्कुल भी नहीं थी। अब शंकर दयाल वहीं बैठकर रोने लगा। अब अंधेरा भी काफ़ी ढल चुका था। शंकर दयाल के पास 100 रुपये थे जो उसके घर वापस आने के किराए के लिए उपयोग थे। शंकर दयाल बस में बैठकर घर आ गया। घर क्या, गांव आ गया, क्योंकि उसका घर तो अब सेठ का हो चुका था। अब उसके पास रहने के लिए घर नहीं था, तो रात को अकेले गांव की चौपाल पर बैठकर काफ़ी देर तक रोता रहा। फिर अपने आंसू को पोंछकर उठा और हाथ में एक रस्सी लेकर उसी नीम के पेड़ के पास गया जहां मोहन ने आत्महत्या की थी। उसी पेड़ के नीचे बैठकर दहाड़े मार मार कर रोने लगा और रोते रोते कहा, बेटा मोहन, आज मेरे लिए खाना बनाने वाला कोई नहीं है। आज तेरा बाप इतना बूढ़ा हो गया है कि अपने हाथों से अपने लिए खाना भी नहीं बना सकता है। आज बहुत अरसे हो गए हैं तेरे हाथ का खाना खाए।
आज फिर से तेरा बाप तेरे हाथ का खाना खाना चाहता है। खिलाएगा ना बेटा? आज तेरा बाप तेरे घर खाना खाने आ रहा है। तू अपने इस अभागे बाप को अपने घर में स्वीकार करेगा ना बेटा? कहीं अपने भाइयों की तरह मुझे निकाल तो नहीं देगा ना बेटा? इतना कहते कहते वह फूट फूट कर रोने लगा और अंत में उसी नीम की पेड़ पर रस्सी डालकर फांसी लगा ली। 5-6 मिनट फड़फड़ाता रहा और फिर एकदम से शांत पड़ गया। उसकी गर्दन नीचे को लटक गई और वह अंतिम धाम को चला गया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपने जीवन में जो भी गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से हमारे अपने हमसे दूर हो जाते हैं, हमें उस गलतियों को सुधार लेना चाहिए। नहीं तो बाद में पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। पूरी कहानी ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।